सोचिए जरा, आज से करीब 9000 साल पहले की दुनिया आखिर कैसी रही होगी। जब इंसान सभ्यता का कक्करहा ही सीख रहा था, तब भी चिकित्सा विज्ञान की नींव पूरी मजबूती से रखी जा चुकी थी। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय के उस गहरे पर्दे को हटाएंगे और जानेंगे प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के उन 9000 साल पुराने रहस्यों को और उन महान विचारकों के अचूक प्रयोगों को जिन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा तय कर दी। चलिए सीधे इस कॉन्ट्रास्ट पर आते हैं और इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ जो विरोधाभास हमें दिख रहा है ना, वो सच में इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। एक तरफ 9000 साल पहले की दुनिया को अगर हम देखें तो धरती के ज्यादातर हिस्सों में इंसान बुनियादी पत्थर के औजारों से सिर्फ अपना पेट भरने और आग जलाना सीखने का कड़ा संघर्ष कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेहरगढ़ में एक बिल्कुल ही अलग तरह की वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी। वहां इतनी कुशलता आ चुकी थी कि दांतों की सड़न जैसी बीमारियों का इलाज पत्थर की बेहद बारीक ड्रिल्स का इस्तेमाल करके किया जा रहा था। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, मेहरगढ़ जो आज बलूचिस्तान में है, वहां मिले इंसानी जबड़ों के साक्ष्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दांतों का इलाज हो रहा है, वो भी पत्थर के एक बारीक ड्रिल से। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, बिना किसी एनेस्थीसिया के, बिना दर्द सुन करने वाली किसी मॉडर्न दवा के, और बिजली का तो नामो निशान तक नहीं। ये वो दौर था जब ऐसी जटिल शल्य चिकित्सा इंसान की चरम सहन शक्ति और उन प्राचीन डॉक्टरों की गजब की सटीकता पर पूरी तरह टिकी होती थी। आइए अब देखते हैं कि ये पूरा सफर आगे कैसे बढ़ा। 9000 साल पहले मेहरगढ़ की उस शुरुआती दंत चिकित्सा से शुरू होकर ये ज्ञान कुषाण काल में आयुर्वेद के रूप में अपने चरम पर पहुंचा और फिर आगे चलकर प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय जैसी विश्वस्तरीय संस्था के रूप में स्थापित हुआ। मतलब ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि हजारों सालों की मेहनत और निरंतर अध्ययन का एक ठोस नतीजा था। इसी लंबे सफर में कुषाण साम्राज्य के दौरान एक ऐसे महान विद्वान सामने आए जिनका नाम आज भी बहुत आदर से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं महर्षि चरक की, जिन्हें आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के जनक यानी फादर ऑफ आयुर्वेद के रूप में जानती है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि उनका मूल दर्शन आखिर था क्या। चरक संहिता में जो लिखा गया वो आज भी मेडिकल साइंस का एक बड़ा आधार है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा भर नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के तत्वों का एक अद्भुत संतुलन है। सीधे शब्दों में कहें तो बीमारी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये तब शरीर में आती है जब हमारे और प्रकृति के बीच का वो नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। उस प्राचीन काल में बीमारियों को हराने के लिए जिन उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल होता था ना, वो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। सोचिए, इन प्राचीन चिकित्सकों के पास सिर्फ थ्योरी ही नहीं थी, बल्कि जटिल जड़ी बूटियों के अचूक फॉर्मूले तैयार किए जाते थे। सर्जरी के लिए ऐसे सूक्ष्म औजार मौजूद थे जिनसे शरीर की जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा की जाती थी, और ये सब कुछ शरीर के समग्र संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाता था, जिसने कई बार मौत को भी मात दे दी थी। अब इस असीमित ज्ञान को सिर्फ सहेजने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे पहले मेडिकल विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं महान नालंदा विश्वविद्यालय की, जो सिर्फ किताबों का ढेर नहीं, बल्कि एक प्रॉपर औपचारिक संस्था थी। और इसी नालंदा के कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा एक बहुत ही ऐतिहासिक और नाटकीय मोड़ पर हुई। ये तब की बात है जब बख्तियार खिलजी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। स्थिति इतनी खराब थी कि उसके सभी बड़े बड़े और नामी हकीमों ने भी हार मान ली थी। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, तब नालंदा के आयुर्वेद आचार्य राहुल श्रीभद्र को इलाज के लिए बुलाया गया। अब इस पूरी घटना के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र ने इस नामुमकिन से दिखने वाले इलाज को आखिर कैसे अंजाम दिया, क्योंकि खिलजी किसी भी भारतीय वैद्य की दी हुई दवा खाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे में आचार्य ने एक बहुत ही गजब का मनोवैज्ञानिक तरीका निकाला। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए कुरान दी, लेकिन एक ट्विस्ट था। उन पन्नों के किनारों पर एक अदृश्य पारदर्शी दवा का लेप लगा दिया गया था। जब वो पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली को जीभ से गीला करता तो वो दवा स्वाभाविक रूप से बिना किसी गोली के सीधे उसके शरीर में चली जाती। ये अपने आप में चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इस कमाल के इलाज का नतीजा क्या हुआ? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ठीक होने के बाद कृतज्ञता महसूस करने के बजाय खिलजी गहरी असुरक्षा और ईर्ष्या से भर गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन वैद्यों का ज्ञान उसके अपने हकीमों से कहीं ज्यादा आगे है, और इसी असुरक्षा के चलते नालंदा को नष्ट करने का वो भयानक फरमान जारी हुआ। यहाँ स्क्रीन पर जो ये संख्या 3 है, ये सिर्फ एक मामूली अंक नहीं है।
ये उन 3 लंबे महीनों का प्रतीक है जब नालंदा का वो अद्वितीय और विशाल पुस्तकालय लगातार धू-धू कर जलता रहा था। जरा सोचकर देखिए, उस धुएं के साथ क्या-क्या राख में बदल गया। हजारों साल की निरंतर रिसर्च, जड़ी बूटियों के वो गहरे रहस्य, सर्जरी के वो सूक्ष्म तरीके और आयुर्वेद के वो अमूल्य सूत्र जिन्हें मॉडर्न साइंस आज तक दोबारा नहीं ढूंढ पाया है, वो सब कुछ उस आग की भेंट चढ़ गया। महीनों तक हवा में जो काला धुआं छाया रहा, वो सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की अमूल्य बौद्धिक संपदा के जलने का सीधा गवाह था। खैर, ये कहानी केवल विनाश और निराशा पर खत्म नहीं होती। आग इमारतों और किताबों को तो जला सकती है, लेकिन ज्ञान कभी इतनी आसानी से नहीं मिटता। एक पूरी सभ्यता की वैज्ञानिक विरासत को महज एक आग कैसे खत्म कर सकती थी? तो यहां समझने वाला सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आखिर इस विद्या को बचाया कैसे गया। जब किताबें नहीं रहीं तो श्रुति और स्मृति का सहारा लिया गया, यानी सुनना और याद रखना। इस पूरे के पूरे जटिल विज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के तहत कंठस्थ कराया गया। पीढ़ियों तक ये ज्ञान बिना किसी कागज के सिर्फ मजबूत याददाश्त और मौखिक परंपरा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक पूरी तरह सुरक्षित पहुंचता रहा। और इसी अद्भुत परंपरा का सीधा परिणाम है कि वो 9000 साल पुरानी विरासत आज भी योग और आयुर्वेद के रूप में हमारे डीएनए में और हमारी आधुनिक जीवन शैली में जिंदा है। आज जब पूरी दुनिया शारीरिक और मानसिक शांति के लिए योग और आयुर्वेद को खुले दिल से अपना रही है, तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफन नहीं हुआ, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इन प्राचीन चिकित्सकों का जो अल्टीमेट विजन था, वो बहुत ही स्पष्ट और मानवीय था। उनके हिसाब से विज्ञान का असली मकसद सिर्फ बड़ी-बड़ी मशीनें बनाना या यांत्रिक प्रगति करना बिल्कुल नहीं था। उनका मानना था कि सच्चे विज्ञान की नींव हमेशा करुणा पर टिकी होती है। इसका वास्तविक उद्देश्य मानवता की निस्वार्थ सेवा करना और हर प्राणी को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन देना है। अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर 9000 साल पुरानी एक चिकित्सा विरासत सिर्फ मानव स्मृति और बोले गए शब्दों के सहारे इतिहास के सबसे बड़े विनाश को भी पार कर सकती है, तो आज के इस डिजिटल और तकनीकी युग में वो कौन सा आधुनिक ज्ञान या बुद्धिमत्ता है जिसे सहेज कर रखने में शायद हम आज विफल हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।